तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फैंग खान एंशिएंट डीमन वेनरेबल से सवाल पूछने लगा। वो कह रहा था, सीनियर आपने तो मेरी मदद की, लेकिन बताइए इसके बदले आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या आप यहाँ से आजाद होना चाहते हो? अभी सुनते साथ ही वो डीमन वेनरेबल जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि मुझे 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट की ट्रू बॉडी ने यहाँ पर सप्रेस किया था, इसलिए तुम्हारी फिलहाल की कल्टीवेशन के साथ तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि मैं फ्री में तो इन डिवाइन बीस्ट को ले नहीं सकता, तो प्लीज मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर वो डीमन वेनरेबल कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन एबिलिटी को मास्टर कर रहे हो और उसे परफेक्ट बनाने के लिए ही तुम्हें 5 एलिमेंट्स की जरूरत थी। तो तुम्हारी एबिलिटी और मेरी एबिलिटी एक ही सोर्स से बिलोंग करती है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। तुम यूँ समझ लो कि मैं खाली बैठा था तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मगर फैंग खान भी उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि बताए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अभी सुनते साथ ही उस वेनरेबल ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसके जरिए वो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल लैंड के अलग अलग हिस्से फैंग खान को दिखाने लगा। वो कह रहा था कि देखो यहाँ पर 840 हेवनली डीमंस कैद हैं और ये सब के सब हेवनली डीमंस मेरे साथी थे। अब इतने सारे डीमंस को देखते साथ ही फैंग खान काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अगर यहाँ पर इतने सारे हेवनली डीमंस है तो फिर इनमें से मुझे एक भी नजर क्यों नहीं आया? जिस पर वो डीमन वेनरेबल फैंग खान को बताने लगा कि हम दोनों एक ही सोर्स को शेयर करते हैं और इसी वजह से मैंने मेरे हेवनली डीमंस को तुमसे दूर रहने का हुक्म दिया था। यही वजह थी कि तुम इस दुनिया में काफी आसानी से घूम पाए, लेकिन टाइसेक के लोगों पर मैं कोई रहम नहीं दिखाने वाला और इसी वजह से मेरे हेवनली डीमंस ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। इधर फैंग खान तो टाइसेक के लोगों को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और तभी वो वेनरेबल फैंग खान से कहने लगा कि इस दुनिया के सेंटर में एक माउंटेन पिक है, उस पिक पर एक स्पिरिचुअल टैलिस्मान को सेटअप किया गया। तो अगर तुम उस स्पिरिचुअल टैलिस्मान को हासिल कर लो तो तुम इस 5 एलिमेंट्स की दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हो। तुम यूँ समझ लो कि तुम्हें यहाँ का VIP एक्सेस मिल जाएगा। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि शायद सीनियर नहीं चाहते कि स्पिरिचुअल टैलिस्मान टाइसेक के हाथ लगे, क्योंकि टाइसेक काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। जिस पर वो डीमन वेनरेबल कहने लगा कि तुमने एकदम सही पहचाना, मैं किसी भी कीमत पर उस स्पिरिचुअल टैलिस्मान उनके हाथ लगने नहीं देना चाहता। उतने में ही फैंग खान उनसे पूछने लगा कि सीनियर यहाँ पर मेरे पहले भी एक कल्टीवेटर आया था, क्या आपने उससे बात की? दरअसल फैंग खान मेंग शाओबाई के बारे में पूछ रहा था। जिस पर वो डीमन वेनरेबल कहने लगा कि हाँ, तुमसे पहले यहाँ पर एक बंदा आया था, मैंने देखा कि उस बंदे ने लाइफलेस किलिंग डाओ को मास्टर किया है। फिलहाल के दौर में वो अकेला ऐसा बंदा है जिसने उस टेक्निक को मास्टर किया होगा। साथ ही उसकी और मेरी एबिलिटी की सोर्स अलग अलग थे, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो बंदा यहाँ आया और चुपचाप से चला गया। मैंने उस पर कोई अटैक नहीं किया और ना ही उससे कोई डिस्कशन किया। चलो फटाफट से इस फिनिक्स बर्ड और हुआंग पाइथन को डिवावर करो। इन्हें रिफाइन करने के बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और एक बात याद रखना, अगर तुमने उस स्पिरिचुअल टैलिस्मान हासिल किया तो ये दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आएगी, फिर तो तुम यहाँ पर कभी भी कल्टीवेट करने आ सकते हो। जो सुनते साथ ही फैंग खान उनका शुक्रिया अदा करने लगा और अब फैंग खान ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फिनिक्स बर्ड को रिफाइन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फैंग खान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो कि उस फिनिक्स की सारी पावर को डिवावर करने लगी और अब उस सारी पावर को फैंग खान अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगा, जिससे फैंग खान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर ये फैंग खान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ऐसे मौके इस कल्टीवेशन की दुनिया में बार बार नहीं मिलते। और अब जैसे ये रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई, फैंग खान की बॉडी से बहुत ही गजब की ऑरा रिलीज होने लगी। यहाँ पर फैंग खान की रेड एम्परर फायर सोवरेन ची अपने परफेक्शन पर पहुंच चुकी थी। जो देख यांग उससे कहने लगा कि चलो अब हुआंग स्नेक को भी रिफाइन कर लो, तुम्हें अपनी एक ही ब्रीदिंग में उसके सारे सेंस को एब्सॉर्ब करना होगा। अब ये सुनते साथ ही फैंग खान ने फटाफट से अपने एनर्जी ऑर्ब को रिलीज कर दिया। उनकी मदद से वो हुआंग पाइथन की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। अब ये नजारा देखते साथ ही बेबी जिंगियन भी वहाँ पर अपीयर हो गया। वो कह रहा था कि मेरा भाई फैंग खान तो वाकई अमेजिंग है। तभी यान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगा कि 5 एलिमेंट्स में से तो 4 एलिमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके और इस डिवाइन बीस्ट के रिफाइन होने के बाद वो कमी भी पूरी हो जाएगी। सो अब हुआंग पाइथन की रिफाइन होते साथ ही हम फैंग खान के धर्मा फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि पहले से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, क्योंकि फैंग खान ने 5 एलिमेंट्स की कमी को पूरा कर लिया, जिसके चलते फैंग खान ने अपनी 5 ग्रेट एम्परर डीमन डिवाइन एबिलिटी को भी कंप्लीशन पर पहुंचा दिया। फैंग खान न जाने कब से इस एबिलिटी को परफेक्ट लेवल पर पहुंचाने की फिराक में था और फाइनली उसका ये मकसद पूरा हो गया। वहीं पर यान उसे बता रहा था कि चलो जल्दी से अपनी सारी डिवाइन एबिलिटीज को एक साथ कंबाइन करना शुरू करो।
तुम्हें इन सारे एबिलिटीज को एक साथ मिलाकर एक लाइफ टैलिस्मान को फॉर्म करना होगा। अगर तुमने ये कर दिखाया तो तुम सीधे डिवाइन एबिलिटीज की छठी रैंक पर पहुंच जाओगे। इसी ब्रेक थ्रू का तुम्हें कब से ही इंतजार था। तो फैंगहान भी उसकी बात मानते हुए कहने लगा कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ टैलिस्मान कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। जिसके बाद हमें फैंगहान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वर्ड ट्री की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी डिवाइन एबिलिटीज को मर्ज करने लगा। वेल यहाँ पर फैंगहान के पास टोटल 55 डिवाइन एबिलिटीज थी, जो कि उसने कड़ी मेहनत और अपनी किस्मत के दम पर हासिल की है। तो सारी एबिलिटीज उसके आसपास रिवॉल्व होने लगी। वेल इस सारी एबिलिटीज देखकर ही जिंग काफी ज्यादा हैरान था। इधर फैंगहान इन सारी एबिलिटीज को मर्ज करने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसे ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ गई। ये सारी की सारी डिवाइन एबिलिटीज एक साथ मर्ज होने के लिए फैंगहान की बॉडी से बड़ी तेजी के साथ पावर को एब्सॉर्ब करने लगी और इसी से फैंगहान काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होने लगा। वो अमेज होकर सोचता है कि मेरे पास तो वर्ड ट्री की कभी न खत्म होने वाली स्पिरिचुअल पावर है, मगर इसके बावजूद भी मुझे तकलीफ हो रही। अगर वर्ड ट्री मेरे पास ना होता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। शायद मैं कभी भी छठी रैंक पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। अब अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी सारी डिवाइन एबिलिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करने के लिए फैंगहान ने यान से धर्मा क्रिस्टल जेड स्टोन की मांग की। वेल ये सारे स्टोन्स फैंगहान ने कुछ दिनों पहले ही कलेक्ट किए थे। सो अब यान ने भी फटाफट से उन सारे क्रिस्टल्स को फैंगहान के हवाले कर दिया, जिसके चलते फैंगहान की बॉडी में ढेर सारे क्रिस्टल की पावर समाने लगती है और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। वेल ये पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि जिंग फटाफट से जिंगयुन के सामने एक शील्ड फॉर्म कर लेता है, वरना बेबी जिंगयुन इस एनर्जी एक्सप्लोजन में घायल हो जाता। इधर वो सारी एबिलिटीज आपस में ही यूनाइट होना शुरू हो गई और उन्होंने एक साथ मर्ज होकर लाइफ टैलिस्मान को फॉर्म कर लिया। यानी कि फैंगहान अब डिवाइन एबिलिटी की छठी लेवल रिटर्न टू वन रैंक पर ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसे ही ओरिजिन रिटर्न टू यूनिटी भी कहा जाता है। ये ब्रेक थ्रू फैंगहान के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वेल फैंगहान को ऐसा फील हो रहा था मानो उसकी बॉडी में एनर्जी का तूफान आ चुका है। 5 एलिमेंट्स उसके आसपास रिवॉल्व हो रहे थे और अब हर एक एलिमेंट अपनी अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को वहाँ पर रिलीज करने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर अपने आप धर्मा ड्रम्स की बीटिंग की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर ही यान एक्साइटेड हो गया। इधर बेबी जिंगयुन बताता है कि मेरे फादर ने मुझे लाइफ टैलिस्मान की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि जब भी कोई कल्टिवेटर लाइफ टैलिस्मान, गोल्डन कोर या फिर हेवन एंड अर्थ धर्मा फॉर्म को अचीव करे तो उस वक्त धर्मा ड्रम्स का अपने आप बीट होना काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हर किसी कल्टिवेटर के साथ ऐसा नहीं होता और जिसके साथ भी ऐसा हुआ तुम यूँ समझ लो कि उसका इमॉर्टल बनने का चांस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरे भाई की कामयाबी पर धर्मा ड्रम अपने आप बीट हो रहे, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती। मैं तो उसके लिए हद से ज्यादा खुश हूँ। इधर यान भी कह रहा था कि फैंगहान का फाउंडेशन डीप और विजन वास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि फैंगहान आगे चलकर एक इमॉर्टल जरूर बनेगा। और अब फाइनली फैंगहान भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा खुश होकर बताने लगा कि मेरा लाइफ टैलिस्मान अब कंप्लीट हो चुका। मेरी 5 एम्परर ग्रेट डीमन डिवाइन एबिलिटी पूरी तरह से उसके साथ मर्ज हो गई। अब ना कोई ईवल इसे पजेस कर सकता और ना ही कोई आर्ट इसे ब्रेक कर सकती। तो चलो अब सीनियर के मिशन को पूरा करने का वक्त आ चुका है। मैं जल्दी से जाकर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल टैलिस्मान को कलेक्ट करूंगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें इस 5 एलिमेंट की दुनिया का पहाड़ी इलाका दिखाया गया। वेल यहाँ पर फैंगहान अपनी सोड पर सवार होकर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी वहाँ के अंडर वाटर बीस्ट को इसकी भनक लग गई। दरअसल ये एक ब्लैक टॉर्टोइस था। उसने फैंगहान को देखते साथ ही पानी से ऊपर आकर उस पर अटैक कर दिया, मगर फैंगहान साइड में हटते हुए उसे डॉच कर देता है। यहाँ पर फैंगहान भी कंफ्यूज था कि अब ये कौन सी नई चीज आ गई और उतने में वो ब्लैक टॉर्टोइस फटाफट से फैंगहान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो काफी ज्यादा गुस्से में फैंगहान से कहने लगा कि तुम एक ह्यूमन हो तो तुमने मेरे इलाके में आने की जरूरत कैसे दिखाई। अब फैंगहान इसके साथ बहसबाजी करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, तो उसने फटाफट से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस पर सीधे हमला कर दिया और फैंगहान के एक ही अटैक में उस ब्लैक टॉर्टोइस का किस्सा खत्म हो जाता है। साथ ही साथ फैंगहान ने उसके सारे वाइटल इसेंस को भी एब्सॉर्ब कर लिया। वो कह रहा था कि मैं यहाँ के एक भी डिवाइन बीस्ट की वाइटलिटी को जाया नहीं होने दूंगा। और अब फैंगहान सीधे उस टैलिस्मान की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर बेबी जिंगयुन कह रहा था कि तुमने तो एक ही झटके में उसका कत्ल कर दिया। तो फैंगहान उसे बताता है कि भले वो ब्लैक टॉर्टोइस गोल्डन कोर के कल्टिवेटर जितना पावरफुल था, मगर बैटल एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से वो एक ही झटके में मेरे हाथों मारा गया।
सच बताओ तो मैं चाहता हूँ कि किसी गोल्डन कोर वाले बंदे के साथ मेरा मुकाबला हो। उस बैटल के जरिए ही मैं अपनी पावर्स को चेक कर पाऊंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर टाई से एल्डर्स को देख पाते हैं। उनकी सीनियर वांग्याओं ने यहाँ पर डूम्सडे कैलामिटी मूव का यूज किया था, जिसके चलते न जाने कितने सारे हेवनली डीमन उसमें मारे जाने लगे। और अब उन हेवनली डीमंस को मारने के बाद ये पांचों एल्डर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे। वेल यहाँ पर टाई सेक के साथ साथ दूसरे 3 फैक्शंस के लोग भी मौजूद थे। वो कह रहे थे कि टाई सेक का वांग्याओ बस 8वीं राउंड का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी उसने बड़ी आसानी के साथ डूम्सडे कैलामिटी टेक्निक का इस्तेमाल किया। वैसे तो इस टेक्निक को बस एक इमॉर्टलिटी रेल्म वाला बंदा ही इस्तेमाल कर सकता, तो जरूर से इस बंदे ने गोल्डन कोर वाले एक्सपर्ट्स की पावर्स को बोरो किया होगा। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि टाई सेक के 5 एल्डर्स ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये 5 एलिमेंट लैंड काफी ज्यादा स्पेशल था। इधर ये 5 बंदे काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ आते साथ ही 6ठी राउंड पर ब्रेक थ्रू कर लिया। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत साबित कर दी। सो गाइस, ये लोग भी अब फैंग खान के जैसे सेम लेवल पर पहुंच चुके थे, और टाई सेक की इस कामयाबी को देखकर दूसरे फैक्शंस के एल्डर काफी ज्यादा जेलस फील करने लगे। वो लोग कहते हैं कि टाई सेक के कल्टीवेटर्स काफी तेजी के साथ ग्रो हो रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इमॉर्टल्स की असेंबली में टाई सेक हम सब पर डोमिनेंस साबित करेगा। इधर वांग्याओ दिल ही दिल में सोचने लगा कि बाकी के तीनों फैक्शंस के लोगों ने भी हेवनली डीमंस को मारने में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो हमने उन्हें भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स देने चाहिए, वरना आगे चलकर वो हमारे टाई सेक की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वांग्याओ उनके साथ कोई बात कर पाई इससे पहले उसे टाई सेक के मास्टर का पैगाम मिला, तो इन सभी को उस पैगाम के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि हमारे टाई सेक के सुप्रीम एल्डर्स को एक बात पता चली कि इस 5 एलिमेंट की दुनिया के सेंटर में एक माउंटेन पिक है, जिस पर एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल टैलिस्मान को सेटअप किया गया था। तो जो भी उस टैलिस्मान को हासिल करेगा वो इस दुनिया में कभी भी आ जा सकता है। तो हमारे सुप्रीम एल्डर्स चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उस टैलिस्मान को हासिल करें, इसलिए टाई सेक के सभी लोग सीधे उस माउंटेन पिक की तरफ रवाना हो गए। वेल, इस पैगाम के बारे में दूसरे फैक्शंस के लोगों को कोई आइडिया नहीं थी। उन्हें इतना तो पता है कि टाई सेक यहाँ से बेवजह तो नहीं जाएगा, तो सभी लोग इन डिसाइपल्स के पीछे रवाना हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम फैंग खान और जिंगयुन को देख पाते हैं, जो कि उसी माउंटेन पिक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दरअसल वो माउंटेन 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल लैंड के एकदम बीचों बीच था। तो थोड़ी देर में ये लोग उस टैलिस्मान के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर उस स्पिरिचुअल टैलिस्मान काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा था। साथ ही उस टैलिस्मान पर कुछ मंत्राज भी लिखे गए थे, जिन्हें फैंग खान दोहराने लगा। उतने में ही यान माइंड स्पेस से बाहर आकर फैंग खान को बताने लगा कि ये तो एक एंशिएंट स्पिरिट सप्रेसिंग रून है। वैसे तो कोई भी इस टैलिस्मान को यहाँ से हटा नहीं सकता, लेकिन उस डीमन वेनरेबल ने खुद होकर तुम्हें यहाँ भेजा, तो हो सकता है कि तुम इस टैलिस्मान को आसानी के साथ रिमूव करो। और उतने में यान और फैंग खान को किसी के वहाँ आने का एहसास हुआ। दरअसल टाई सेक के लोग उस इलाके में पहुंच चुके थे, और उन्हें भी पता चला कि कोई तो है जो स्पिरिचुअल टैलिस्मान को हटाने की कोशिश कर रहा। इधर यान ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया था। वो कहता है कि ये तो टाई फैक्शन के डिसाइपल्स हैं। इतना ही नहीं, ये अपने साथ दूसरे फैक्शंस के लोगों को भी लेके आए हैं, और वो बंदे 3 ग्रेट सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ आते साथ ही वो हमारे साथ फाइट करेंगे। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि सबसे पहला तो मुझे स्पिरिचुअल टैलिस्मान को कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर फैंग खान अपनी डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल टैलिस्मान को ग्रैब कर लेता है, मगर वो टैलिस्मान तो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। और उतने में वहाँ पर एक बहुत ही भयानक डीमन का फेस नजर आया। वेल, उस फेस के अपीयर होते साथ ही वो स्पिरिचुअल टैलिस्मान फटाफट से फैंग खान के पास पहुँच गया। अब ये देखते साथ ही फैंग खान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो फैंग खान उसे बताने लगा कि मेरे ख्याल से वही एंशिएंट डीमन वेनरेबल है, जिसने थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी हेल्प की थी। उसी की मदद से ये टैलिस्मान आसानी से सप्रेस हो गया, वरना इसे हासिल करने के लिए तुम्हें ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ता। वहीं पर बेबी जिंगयुन उसे बता रहा था कि फैंग खान वो लोग थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से हमने जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। मगर फैंग खान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जिंगयुन से कहता है कि ये टैलिस्मान यानी कि इस दुनिया का VIP एक्सेस है, मैं यहाँ पर कभी भी आ जा सकता हूँ, तो क्यों ना यहाँ आए हुए मेहमानों का थोड़ा सा स्वागत किया जाए। वैसे भी मैं अपनी 5 एम्पर और ग्रेट डीमन डिवाइन एबिलिटी की पावर को चेक करना चाहता था, तो इससे बेहतर मौका मुझे और नहीं मिलने वाला। जिसके बाद उस जिंगयुन को डॉमेन ड्रैगन पिक्चर के अंदर जाने के लिए बता देता है, और अब वो खुद अपने मेहमानों से मिलने के लिए तैयार हो गया। वेल, मेहमानों से तो सबसे पहला वांग्याओ ही उसके सामने आ गया।
वो फैंगहान से कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो और तुमने स्पिरिचुअल टैलिस्मान को हाथ लगाने की जरूरत कैसे दिखाई। इस फायर एलिमेंट लैंड पर हमारे टाई सेक्ट का कंट्रोल होगा, इसलिए जल्दी से वो टैलिस्मान हमारे हवाले कर दो। वहीं पर शियानी और वेई फैंगहान को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। साथ ही टाई सेक्ट के 5 एल्डर्स भी उस पर भड़क गए थे। वो कहते कि फैंगहान उस दिन तूने हमें काफी ज्यादा जलील किया था, तो आज हम तुझसे उस जलीलियत का बदला जरूर लेंगे। साथ ही वहाँ पर ग्रेट सोर्ड सेक्ट के लोग भी पहुँच चुके थे। वो लोग अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए आपस में सीक्रेटली बात करने लगे। उन्होंने ठान लिया था कि वो फैंगहान का डायरेक्ट मुकाबला नहीं करेंगे। उतने में ही फैंगहान सबको बताने लगा कि मैं युवा सेक्ट का ट्रू डिसाइपल हूँ और आप सभी लोगों से इस फायर एलिमेंट की दुनिया में मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिस पर वांग याओ कहने लगा कि फैंगहान, मैंने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुनी है। ऐसा कहा जा रहा कि तुम्हारे पास ही डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर है। खैर, हम दोनों भी इमॉर्टल पाथ के फॉलोअर होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता, मगर तुम्हें भी जल्दी से उस स्पिरिचुअल टैलिस्मान मेरे हवाले करना होगा, क्योंकि वो हमारे टाई सेक्ट का ट्रेजर है। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि हर एक चीज पर टाई सेक्ट का अधिकार नहीं हो सकता। अगर तुम वाकई यहाँ के ओनर हो तो मुझे उसका सबूत दो। जिस पर वांग याओ कह रहा था कि हमारी बातें ही हमारा सबूत है। सो अब अगर तुम अभी भी टैलिस्मान मेरे हवाले ना करो तो मैं तुमसे पोलाइटली बात नहीं करूँगा। इधर वो 5 एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते, फैंगहान, आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते और तुम्हारे साथ क्या हुआ ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। मगर उतने में बेबी जिंगयुन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहने लगा कि टाई सेक्ट तो पब्लिकली एक बंदे के ट्रेजर को उससे छीनना चाहता है। ये तो टाई सेक्ट के गरिमा के खिलाफ होगा। वैसे तुम लोग मुझे जानते ही होंगे, मैं कुंजिंग सेक्ट का डिसाइपल हूँ। इनफैक्ट वहाँ के मास्टर मेरे फादर हैं। वेल, बेबी जिंगयुन के वहाँ आने की वजह से सभी लोग हैरान थे। साथ ही वांग याओ भी दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर बेबी जिंगयुन फैंगहान का दोस्त कब से बन गया। अब तो फैंगहान को खत्म करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी फैंगहान कहता है कि हम सभी लोग इमॉर्टल पाथ के कल्टीवेटर्स हैं, तो क्यों ना यहाँ पर एक डील की जाए। वैसे तो इस टैलिस्मान पर मेरा हक है, लेकिन मैं आप सभी को चैलेंज करता हूँ, जिसमें भी दम है वो मेरे साथ 1-on-1 मुकाबला करेगा और आप में से जो भी मुझे हरा पाया ये टैलिस्मान उसका हो जाएगा। लेकिन जो भी मेरे साथ मुकाबला हारेगा उसे इस पूरी दुनिया को बताना होगा कि मैंने उसे हराया है। कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैंने इस टैलिस्मान पर जबरदस्ती कब्जा किया, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को एक फेयर चांस दे रहा हूँ। वेल, सोर्ड फैक्शन के लोग इतना तो समझ गए थे कि फैंगहान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यानी कि जरूर से इसके पास कोई विनिंग मूव होगी। इधर वांग याओ भी दिल ही दिल में सोच रहा था कि फैंगहान तो काफी ज्यादा शातिर निकला। इसने टैलिस्मान पर ऑलरेडी कब्जा किया था। अगर ये चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, मगर वो अच्छे से जानता था कि अगर वो ऐसा करता तो हम युवा सेक्ट पर प्रेशर बनाकर टैलिस्मान दोबारा से हासिल कर लेते। इसलिए उसने जानबूझकर फाइट का चैलेंज किया ताकि टैलिस्मान का मैटर यहीं पर रिजॉल्व हो जाए। ये बंदा अपने युवा सेक्ट को इस मैटर में घसीटना नहीं चाहता। और उतने में फैंगहान को जिंग की आवाज आई। वो कह रहा था कि तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा शातिर है। पहली बात तो ये है कि अब टाई सेक्ट के लोग एक साथ मिलकर तुम पर अटैक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि स्पिरिचुअल टैलिस्मान का मैटर यहीं पर रिजॉल्व होगा। और तीसरी बात ये है कि जब तुम टाई सेक्ट के लोगों को हराओगे तब पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। तुम इस शुआंगहुआंग वर्ल्ड में अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते। साथ ही साथ तो बेबी जिंगयुन को बताने लगा कि तुमने भी फैंगहान जैसी चालाकी सीख लेनी चाहिए। अब जिंगयुन तो इतना छोटा था कि उसे ये सारी बातें पल्ले भी नहीं पड़ रही थी। उसे तो बस ये पता है कि फैंगहान आज इन सभी की धुलाई करेगा। उतने में फैंगहान उन लोगों से पूछने लगा, तो बताओ क्या तुम मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? अगर आप लोग सहमत हो तो जल्दी से पहला ओपोनेंट मेरे सामने आ जाए। इधर शियानी अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग याओ से सीक्रेटली बात करने लगा। वो कहता है कि फैंगहान गोल्डन कोर का कल्टीवेटर नहीं बल्कि अभी तक तो उस लेवल पर पहुंच भी नहीं पाया। इस बंदे के पास बस 2 स्पेशल डाओ आर्टिफैक्ट है और उसी के दम पर ये बंदा हमें चैलेंज करना चाहता। मगर उतने में वे बताने लगा कि इस बंदे के पास डीमन डिवाइन एबिलिटी भी है। वो आपके डूम्सडे कैलेमिटी से कम नहीं हो सकती। इसलिए हमने इस बंदे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके पास जरूर से कोई हुक्म का इक्का होगा, इसलिए तो इसने हमें चैलेंज किया। मगर शियानी को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो फैंगहान को हरा पाएगा। इसलिए वो वांग याओ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसका मुकाबला करने का मौका दीजिए, जिसे वांग याओ ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। सब शियानी फैंगहान की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि चलो आज तुम्हारी पावर उसकी आजमाइश की जाए। मैंने सुना था तुमने अपने सीनियर वान लियो को हरा दिया, तो मैं भी तुम्हारी स्पेशल टेक्निक देखना चाहता हूँ। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि मैं भी अपनी पावर्स दिखाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड
यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।